अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोलाइट में हमने पोटाशियम पढ़ने हैं। कल के लेक्चर में सोडियम हो चुका है, आज हमने पोटाशियम के बारे में पढ़ना है। ये बताते चलूँ कि पोटाशियम और सोडियम जो दोनों जो है वो कैटाइंस है, मीन की पॉजिटिव चार्ज है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है मेजर, जबकि पोटासियम जो है वो इंट्रा सेलुलर कैटाइन है, मतलब कि सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, ज़्यादातर यही तीनों आते हैं। बाकी होते हैं जितनी भी है सारे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर यही करते हैं। तो ये हम करते हैं सीरम से, सही है। तो सीरम का जो वैल्यू है वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेकिन ये याद रखें, क्योंकि पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि 140 तक, तकरीबन 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो सेल के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज ये है। जबकि अगर आप सीरम में देखें तो 3.5 से लेकर 5 तक। पोटाशियम जैसे कि सोडियम जो था बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल कर रहा था, तो पोटाशियम भी सेम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो हो या जो है एक्शन पोटेंशियल हो, कार्डियक कंट्रैक्शन जो इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, ये सारे पोटेंशियल असल में है क्या, चार्जेस का तबादला है, ट्रांसमिशन है, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। और आयंस असल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। वो मिनरल्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होते हैं, जो कि चार्ज्ड कंडीशन में होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो हार्ट की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो एक्शन पोटेंशियल है, वहाँ पर पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम का रोल है। सेम इसी तरह अगर आप नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन देखें तो वहाँ पर भी इन्हीं का रोल होता है। इसके अलावा ईयर्स अगर आप देखें तो पोटाशियम जो है वो डीफनेस के साथ रिलेटेड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान मतलब वो बहरे होते हैं या वो कम उनको सुनाई देते हैं, तो ये भी रिलेटेड है आपके पोटाशियम लेवल के। इसके अलावा हार्ट के जो डिजीज़ है, ईसीजी रिलेटेड कंडीशंस, वो भी पोटाशियम के साथ ज़्यादा कोरिलेट रखते हैं। तो कहते हैं कि पोटाशियम जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का सबसे ज़्यादा कैटायन है, मतलब कि मेजर पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द सेल। अब आउटसाइड द सेल कम है, इनसाइड द सेल ज़्यादा है। तो ये आउटसाइड और इनसाइड का जो डिफरेंस है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप कह सकते हैं। ग्रेडियंट मीन की डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन चार्जेस का जो डिफरेंस है पोटाशियम का सेल के अंदर और बाहर, ये हमारे लिए बेहतर है। ये इस वजह से कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है तो वो इनमें इनका रोल उन्हीं में होता है, क्योंकि चार्जेस जो है वो अगर सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो कोशिश करेंगे कि बाहर की तरफ जाए, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। सेम इसी तरह अगर कोई चार्ज बाहर ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर जाएगा, तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको याद दहानी करा रहा हूँ। डीपोलराइजेशन स्टेट, रीपोलराइजेशन स्टेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हार्ट का एक्शन जो पोटेंशियल है, ये सारे सिस्टम जो है इनमें पोटाशियम का जो रोल है वो आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं, जैसे कि आप डायूरेटिक्स ले लें। डायूरेटिक्स के हमारे पास फिर 3 मेजर जो क्लासेस हैं, जैसे कि थायजाइड्स है, लूप डायूरेटिक्स है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। तो उनमें अगर आप देखें तो वो क्या करते हैं, डायूरेटिक्स हैं तो वो यूरिन प्रोडक्शन करते हैं, तो सोडियम का लॉस भी होता है और साथ में यूरिन का लॉस भी होता है, वाटर का लॉस भी होता है और सोडियम का लॉस भी होता है। इसी तरह पोटाशियम भी लॉस होता है वहाँ पर। फिर इनमें एक क्लास आती है जिसको कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। वो असल में क्या करते हैं कि वो डायूरेटिक तो हैं, लेकिन पोटाशियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। इनको कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि हम ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हैं, या ऐसे पेशेंट हैं जिनके फ्लूइड लेवल ज़्यादा है, या जो उनको लिवर का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको फिर डायूरेटिक्स इसलिए देते हैं कि जो फ्लूइड का लोड है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। या कार्डियक पेशेंट होते हैं तो फ्लूइड लोड कम करने के लिए डायूरेटिक्स देते हैं, फर्स्ट क्लास है चॉइस। तो
वो क्या करते हैं कि यूरिन लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, वाटर में जो है पोटाशियम और सोडियम भी लॉस हो जाता है। तो कुछ ऐसी डिजीज़ हैं और ड्रग्स हैं जो कि पोटाशियम की डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ये डाइटरी सोर्सेज हैं, पोटाशियम ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें। पोटाशियम जो है वो मुसलसल आपको डाइट में लेना होगा, क्योंकि बॉडी इसको कंजर्व नहीं कर सकती। कुछ हद तक कर देती है, लेकिन अगर आप डाइट में नहीं लेंगे पोटाशियम तो आपके बॉडी में ज़रूर कमी आएगी। ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि पोटाशियम बॉडी में ही सिंथेसिस हो, प्रोडक्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता। डाइट में ज़रूर लेनी होगी, और जो नॉर्मल RDA है उसके मुताबिक लेनी होगी। अब बात आ जाती है उस पर कि रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट कितना बता चुके हैं, 40 मिली इक्विवेलेंट, सही है। तो ये आपके रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, डेली रिक्वायरमेंट है कि आपने कितना पोटाशियम दिन में लेना होगा। और अगर आप सेल के अंदर देखें तो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। और अगर आप सीरम में देखें, क्योंकि जितनी भी नॉर्मल वैल्यूज़ हम बता रहे होते हैं वो तो हम सीरम से ही डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो सीरम के नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं। फिर आप सोचेंगे कि पोटाशियम ज़्यादा है और सोडियम भी ज़्यादा है, जबकि सोडियम 135 to 145 था और पोटाशियम 3.5 है। ये क्यों? वो इस वजह से कि हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ की सीरम में। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया तो सेल के बाहर हो गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर में फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वास्कुलर फ्लूइड आता है। तो हम टेस्ट जो करते हैं वो वेसल से ब्लड लेकर करते हैं, और ब्लड में प्लाज्मा होता है। तो सोडियम बाहर ज़्यादा है इसलिए 140-135 है, और पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो सीरम में कम होता है। और अगर आप सेल के अंदर उसको चेक कराएं तो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक आता है। अब हाइपोकैलेमिक कंडीशन वो होता है कैलीमिया मीन के पोटाशियम का कम हो जाना, हाइपोमीन कम, कैलीमिया मीन। जब भी इमी आ जाए तो ये अब हम ब्लड में बात कर रहे हैं कि जब ब्लड में पोटाशियम का लेवल ड्रॉप हो जाए तो इसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं। फिर इसके अपने स्टेजेस हैं। कुछ मॉडरेट हाइपोकैलीमिया है कि जब 2.5 और 3 तक पोटाशियम का लेवल है तो इसको मॉडरेट हाइपोकैलीमिया कहते हैं। सिवियर उसमें होते हैं कि जब 2.5 से पोटाशियम कम हो जाए तो इसको फिर सिवियर हाइपोकैलेमिक कंडीशन कहते हैं। क्यों होता है पोटाशियम का लेवल ड्रॉप? वही मैं सारी बातें बता चुका हूँ कि अगर कोई बंदा डाइट में पोटाशियम नहीं ले रहा, या कोई बंदा ऐसा फ्लूइड ले रहा है, चाहे फिर वो इंजेस्टेड फॉर्म में हो, एक बंदा जो है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में है कि वो ज़्यादा पानी पी रहा है। अब पानी जब वो पी रहा है तो वाटर तो खालिस वाटर ही है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह नहीं है, मिनरलाइज्ड वाटर नहीं है, सिर्फ उसमें H2O है। तो ऐसी कंडीशन में फिर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जबकि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम के लेवल क्या होंगे? ड्रॉप ही होंगे। जब आप एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे सॉल्वेंट को, तो इसका मतलब यही होता है कि एब्सोल्यूट डिक्रीज़ हो रहा है। सोल्यूट को डिक्रीज़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट के इंक्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज़ आ रही है, डाइल्यूशन हो रही है। डिप्लीशन नहीं है, डाइल्यूशनल है ये, क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है। पोटाशियम अपनी जगह नॉर्मल है लेकिन फ्लूइड ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो खुराक नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत सारे पेशेंट हैं, जैसे कोमा के पेशेंट देखें, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टमक का प्रॉब्लम होता है, एसोफेगस का प्रॉब्लम होता है, जिनको एक्लेजिया जो है वो कंडीशन होती है। तो इन सारी कंडीशन, आप GIT के रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो खाना नहीं खा सकता, खुराक नहीं ले सकता डाइट, या फिर ले सकता है, डाइजेशन उसकी प्रॉब्लम है, या डाइजेशन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, या जो है स्टमक में उनका जो है अल्सर वगैरह है कुछ, तो इन सारी डिजीज़ में वो फूड नहीं ले सकता उस लिहाज के मुताबिक जितना किसी को चाहिए होता है। मतलब कि डाइट जो है वो कम है, उसकी जो रिकमेंडेड कैलोरीज होते हैं दिन के वो कम है। तो इस कंडीशन में फिर क्या होंगे कि वो पैरेंटरल न्यूट्रिशन पर होगा। जब वो पैरेंटरल पर होगा तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा कि वो जो एक बैलेंस डाइट होता है वो नहीं मिल रहा होता। पैरेंटरल का मतलब ये होता है कि वो खा तो नहीं सकता, तो फिर हम उसको ड्रिप पर रख देते हैं, मतलब कि इंजेक्शन की फॉर्म में, इन्फ्यूजन की फॉर्म में
उनको फिर डाइट मिलती हैं, फ्लूइड्स मिलते हैं, कैलोरीज मिलते हैं, ग्लूकोज उनको देते हैं ताकि बॉडी को जो ज़रूरत है एनर्जी की वो उसको इन्फ्यूजन के ज़रिए मिलता रहे। तो फिर इन्फ्यूजन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक बैलेंस नहीं होता, तो उस वजह से भी पोटाशियम की सप्लीमेंटेशन की बैलेंस नहीं होती, तो उसकी वजह से भी पोटाशियम की डिक्रीज़ आ जाती है, लेवल ड्रॉप हो जाता है। कुछ फूड ऐसे हैं जैसे कि लिकोराइस जो है ये फ्रूट की तरह है, इसमें शुगर वाला भी आता है, स्वीट भी आते हैं और साल्टी भी आते हैं। तो इनका इफ़ेक्ट अल्डोस्टेरोनिक इफ़ेक्ट है। मैं कल आपको इस बात पर समझा चुका हूँ कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, रीनल परफ्यूजन डिक्रीज़ होगा, क्योंकि किडनी को तो ऐसे पता नहीं चल सकता कि बॉडी में जो है बीपी डाउन हो गई है। तो एक सिस्टम है कि पर मिनट किडनी को कितना परफ्यूजन हो रहा है, पर मिनट किडनी को कितना ब्लड मिल रहा है। अगर वो ब्लड नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, और अगर किडनी को उतना ब्लड नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए होता है तो किडनी ये समझ रहा है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। प्लाज्मा कंडीशन जो है, ब्लड की कंडीशन ड्रॉप है। अब उसके साथ तो कोई टेलीस्कोप है ही नहीं कि वो हार्ट की जाके बात करे, हार्ट को देखे कि कितने ब्लड पूरा है कि नहीं पूरा है, जी आप बताएं क्या किससे। तो एक कंडीशन ये है कि जब किडनी की परफ्यूजन कम हो जाती है, आर्टरी को उतना ब्लड नहीं मिल रहा होता। अब हो सकता है ये कि वहाँ पर आर्टरी जो है वो स्टेनोसिस उस आर्टरी की हुई हो और ब्लड उसकी वजह से नहीं जा रहा, ब्लॉकेज हो गया, लेकिन किडनी को तो यही लगेगा कि बीपी ड्रॉप है। तो फिर किडनी क्या कर रहा है कि वहाँ से रेनिन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। रेनिन जाके लेवर से एंजियोटेंसिनोजिन, फिर वो एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाते हैं एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है, कौन कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, रेनिन उसको कन्वर्ट करता है, फिर 1 में कन्वर्ट होता है, फिर 2 में कन्वर्ट होता है। जो 2 है वो बज़ाते खुद पर एक वेजो कॉन्स्ट्रक्टर है। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए होता है कि वो क्या करे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराए। इसके अलावा फिर ये एंजियोटेंसिन जाके एड्रेनल ग्लैंड पर एक्ट करके वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं। फिर एल्डोस्टेरोन के अपने कुछ इफ़ेक्ट्स है कि वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है और पोटाशियम का लॉस करता है। तो ऐसी डाइट कि जिनकी एल्डोस्टेरोनिक इफ़ेक्ट होता है, तो वो क्या करेंगे कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे, सोडियम के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन पोटाशियम की लॉस करेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे डाइट को मुसलसल यूज़ कर रहा है तो उनमें भी पोटाशियम की कमी आ सकती है। इंटेस्टिनल फ्लूइड जो है उसमें भी अमाउंट पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो जो लोग डायरिया में होते हैं, फेस्टिवल्स लगाए होते हैं, डायफोरेसिस, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं स्टमक में कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ग्लैंड्स डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या जो है वोमिटिंग, नोज़िया मुसलसल शुरू हो जाता है, या इसके अलावा जो है टाइम नहीं मिलता एब्जॉर्प्शन के लिए। पोटाशियम को एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए होता है कि जितनी देर फूड और इंटेस्टाइन के बीच कंटेक्ट ज़्यादा रहेगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। जब फूड और इंटेस्टाइन के बीच टाइम नहीं रहेगा, डायरिया में तो टाइम नहीं रहता, जैसे बंदा कुछ खाता है तो वहाँ से डायरिया कंडीशन से वो मतलब एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, स्टूल पास होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में इंटेस्टाइन को टाइम नहीं मिलता कि वो फूड को एब्जॉर्ब कराए, तो ऐसी कंडीशन में भी पोटाशियम की कमी आ जाती है। साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? मसल वीकनेस होगी, क्योंकि हमारे मसल्स में भी सारे कंट्रक्शन ही है ना, एक्शन पोटेंशियल है सारे। तो एक्शन पोटेंशियल में पोटाशियम का क्या रोल है वो आपको पता है। यू वेव जो है ईसीजी में एरिथमिया कॉज हो जाएगा, जो हार्ट का अपना एक रिदम है उसके मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा। अब हाइपोटोनिया का क्या मतलब है कि वैसे बॉडी में जितने भी मसल्स है वो डीपोलराइज स्टेट में रहते हैं, रीपोलराइज स्टेट में, -70 डिग्री -70 मिली वोल्ट पर, सही है। तो अगर फिर आपने इसको +10 पर लेकर आना है या +5 पर लेकर आना है, तो यही एक्शन पोटेंशियल क्या होगा कि आयंस का एक्सचेंज होगा। सोडियम सबसे पहले अंदर आएगा, फिर जब हमने लॉस करना है तो सोडियम और पोटाशियम को हमने बाहर निकालना होगा ताकि वापस ना माइनस पर आ जाए। तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अगर आप स्मूथ मसल्स की बात करें या फिर आप स्केलेटल मसल्स की बात करें,
तो अगर जब हाइपोकेलीमिया होगा तो इस कंडीशन में हाइपोटोनिया हो जाएगा, टॉनिक कंडीशन जो है वो कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। वो इस वजह से नहीं होगी कि एक्शन पोटेंशियल प्रोडक्शन नहीं होगी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक ऑर्थो जो है वो बोन्स रिलेटेड है, जॉइंट्स रिलेटेड है। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऐसी कंडीशन का अब सिंपली मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये ख़ुद में एक बड़ा टॉपिक है। मैं आपको सिंपली इतना बताऊं कि आप लोगों को याद रहे कि जब कोई बंदा ज़्यादा देर बैठा रहता है, ज़्यादा देर बैठा रहता है, इसको हम वेनस पूलिंग भी कहते हैं कि जितना ब्लड है वो वेन्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये है कि जब कोई बंदा मुसलसल बैठता है और जॉइंट्स की है वो फ्लेक्शन आ जाती है, तो आर्टरीज जो होते हैं वो भी फ्लेक्स्ड हुए होते हैं, वेन्स जो है वो भी फ्लेक्स हुए होते हैं, और ब्लड जो है वो नीचे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो जब बंदा खड़ा होता है तो उसको सबसे पहले ऐसे चक्कर से आने लगता है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये असल में हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, लेकिन ऑर्थोस्टैटिक मीन के पोजीशन की वजह से या फ्लेक्शन की वजह से, बोन्स की वजह से हाइपोटेंशन जो, नमनेस, पैरेस्थीसिया जो है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन है। सोडियम और पोटाशियम तो हो गए। अब हमने फ्लूइड्स के टाइप पढ़ने हैं कि ऐसे कौन कौन से फ्लूइड्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के मुताबिक, क्योंकि पेपर में आते हैं तो पढ़ा देता हूँ आपको। 3 तरह के फ्लूइड्स हैं, एक आइसोटोनिक फ्लूइड है, एक हाइपरटोनिक है और एक हाइपोटोनिक है। अब इसमें 2 बातें ये हैं कि आप लोगों ने कंपेयर करना है, आप लोगों ने कंपेयर करना है। कंपेयर के 2 तरीके हैं। कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं कि आप आरबीसी लें और आप किसी भी फ्लूइड में उसको रखें, अगर वो फ्लूइड जो है आइसोटोनिक होगा, आइसो मीन सेम, ऑस्मोलैरिटी जो है वो आरबीसी के अंदर और उस फ्लूइड का अगर सेम होगा तो फिर ये अगर आप आरबीसी कहें इसको, ये आरबीसी और ये आपका वो फ्लूइड्स हैं जिसमें आप आरबीसी को रख रहे हैं, अगर इन दोनों का आपस में ऑस्मोलैरिटी सेम होगी, इन दोनों की स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन सेम होगी, ना फ्लूइड से यहाँ, ना इस फ्लूइड से यहाँ कुछ मूव करेगा, ना यहाँ से यहाँ कोई केमिकल मूव करेगा, क्योंकि दोनों आइसोटोनिक है। हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हर एक चीज़ आइसोटोनिक कंडीशन में रहे। अब अगर हाइपरटोनिक की आप बात करें, हाइपरटोनिक की, कि ये सोल्यूशन जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सोल्यूशन हाइपर है, मतलब कि इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है और यहाँ की ऑस्मोलैरिटी कम है। जब ये हाइपरटोनिक है तो बॉडी क्या करता है कि इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन सेम रहे, तो वाटर यहाँ से मूव करेगी इस तरफ ताकि इसको डाइल्यूट कर सके। तो जब वाटर यहाँ से निकलेगी, यहाँ आएगी, तो यहाँ पर वाटर की कमी आ जाएगी। इस वाटर की कमी की वजह से क्या होगा फिर कि सेल श्रिंक हो जाएंगे। अगर आप हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपोटोनिक की बात करें, अगर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, तो अब यहाँ पर सोल्यूट कम है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव नहीं करता, सॉल्वेंट मूव करता है। तो सॉल्वेंट कौन क्या है हमारे पास, यहाँ वाटर है। तो इस कंसंट्रेशन को बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा है, वाटर यहाँ से ऊज करते हैं, निकलते हैं और यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो सेल स्वेल हो जाते हैं, दिस स्वेलिंग कंडीशन इज कॉल्ड एडेमा, स्वेलिंग्स हो जाती है। तो 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। कुछ सोल्यूशन ये है जैसे कि आप 0.3% नॉर्मल सलाइन देख के इमरजेंसी कंडीशन में जो दी जाते हैं पेशेंट को, तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। फिर इसी तरह 0.45 आते हैं, 0.9 जो नॉर्मल सलाइन के सोल्यूशन आते हैं। अब 0.45 जो है वो हाइपोटोनिक है, 0.3% जो है वो भी हाइपोटोनिक है। अगर आप 0.9% नॉर्मल सलाइन को देखें तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, और उसमें सेल जो है ना तो स्वेल होंगे ना ही श्रिंक होंगे। फिर इसी तरह अगर आप हाइपरटोनिक की बात करें तो 3% नॉर्मल सलाइन आते हैं, 5% डेक्सट्रोज आते हैं, 10% डेक्सट्रोज आते हैं। तो ये सारे वो सॉल्यूशंस हैं जो कि क्या होंगे, कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लड, एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। तो फिर इनके बीच, तो जब भी आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगी, जो सेल होंगे सराउंडेड सेल्स वो स्वेल होंगे, और जब आप
हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि फिर सेल की श्रिंकेज होगी, सेल से वाटर जो है वो लॉस होगी, यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि हाइपरटोनिक है तो सारा फ्लूइड जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो ये सेल श्रिंक हो जाते हैं। तो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होंगे, हाइपोटोनिक में सेल जो है वो स्वेल होंगे, और आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की। तो आप इसको पढ़े समझे, किसी को क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आंसर आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।